सभी शिक्षक साथियों और छात्रों को नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन मैथ्स। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में जितनी तैयारी कर रहे हैं और उतने नंबर आपके नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित जानिए ये वीडियो आपके लिए ही बनाया है मैंने। अपने 31 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने अनुभव किया है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन आती हुई वो गलती करके आते हैं। इसी को बोलते हैं हम सिली मिस्टेक्स। नहीं आती है वो अलग मुद्दा है, लेकिन आती हुई भी गलती कर रहे हो तो ये सिली मिस्टेक्स ही मानी जाएगी। अब कौन सी वो गलतियां हैं, हम उनका एक एक करके जिक्र करेंगे और वीडियो आप पूरा देख के इसको फॉलो करें तो निश्चित जानिए आपके आने वाले पेपर में मैथ्स के मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। चलते हैं हम बिना टाइम खराब करे। सबसे पहला है रीड द कंप्लीट क्वेश्चंस। प्रश्न को पूरा पढ़ें। होता क्या है कि बच्चे प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न पढ़ते ही उन्हें लगता है कि हाँ ये मेरा करा हुआ है, आधा पढ़ा ना पढ़ा और तुरंत उसको करना शुरू कर देते हैं। ये केवल मैं छठी सातवीं आठवीं नवीं की बात नहीं कर रहा हूँ, 10th की CBSE वाली कॉपी में भी मैंने देखा है कि बच्चों ने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पूरा नहीं पढ़ा है और करना स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनकी लैंग्वेज बुक से मिलते हुए प्रश्न से होती है, लेकिन वो वैल्यूज बदल देता है और वहाँ आप गच्चा खा जाते हैं। इसलिए प्रश्न पूरा पढ़ें। और इस बार जो पैटर्न आने वाला पेपर का NEP 2020 में साफ लिखा है कि आप पेपर को या क्वेश्चन को रट के नहीं जाएं, समझ के पेपर को करें। इस पे ज़्यादा फोकस होगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ें, जैसा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग उत्तर लिखें, न कि आपने बुक में मैंने यह पढ़ा था या मेरे को ऐसा याद है, उस चीज़ को दिमाग में नहीं रखें। उसके एप्लीकेशन में उसको कैसे हम अप्लाई करें इस क्वेश्चन में, उस पर आप फोकस करें और जो गिवन वैल्यूज है उसी का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करें। अगला है रफ वर्क, साइड में साफ साफ लिखें। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब रफ वर्क में क्या होता है, बच्चा जब प्रश्न करता है ना, प्रश्न यहाँ क्या है, रफ वर्क पीछे कर रहा है और वो भी घुसड़ घुसड़ कर रहा है, साफ साफ नहीं कर रहा, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जब आप दोबारा चेक करने बैठते हैं कि क्वेश्चन मैंने सही किया तो उसमें बहुत सारा टाइम तो आपका रफ वर्क ढूंढने में कर जाता है, यार ये मैंने क्या किया था। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है, चाहे वो आप बोर्ड का भी एग्जाम हो, सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जैसे आप यहाँ क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, इधर लाइन डालिए, लाइन डाल के यहाँ लिख दें रफ वर्क, रफ वर्क यहाँ लिख दें और इसके नीचे, इस लाइन के नीचे आप जो है यहाँ पर पूरा रफ वर्क कर सकते हैं। उससे आपको फायदे बहुत होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि आप चेक कर सकते हैं कि मेरी गलती कहाँ हुई है। यहाँ पे आप जो भी वर्क किया है रफ वर्क, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ गलती हुई है। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन को रीचेक करेंगे तो इस जिस क्वेश्चन के सामने उसी का रफ वर्क है, तो उसमें आपको ये भी पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फायदा है, जो चेकर है वो भी देख सकता है कि हाँ बच्चे ने सही किया है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे जाके हो गई है, तो उसी हिसाब से आपके नंबर काटेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रफ वर्क साफ साफ कीजिए और क्वेश्चन के आगे ही लाइन डाल के रफ वर्क लिख के और कीजिए। अगला पॉइंट है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, राइट क्लियरली, साफ साफ लिखें। कई बच्चों की जो राइटिंग होती है ना, वो डॉक्टरों जैसी होती है, लिख देंगे और फिर बाद में खुद दोबारा पढ़ेंगे, खुद ही चक्कर में पड़ जाएंगे, यार ये मैंने क्या लिखा है। हम हालांकि राइटिंग तो मेरी भी खराब है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं लिखता कि परीक्षा वाला जो है एग्जामिनर या चेकर जो है वो पढ़ नहीं पाए। तो आपको ऐसी राइटिंग में लिखना है कि पेपर में जो आंसर लिखे हैं वो पढ़ने योग्य राइटिंग में होने चाहिए। होता क्या है, इसमें क्या क्या गलतियां होती है मैं बताना चाहूंगा। देखिए, कई बार जो बच्चा है ना, एक तो नंबर्स की क्या गलती करता है। देखो, जब उसको 0 लिखना होता है, जल्दबाजी में ऐसे 0 लिख जाता है। हम बोलते हैं बेटा ये तो 6 है, नहीं सर मैं तो ऐसे लिखता हूँ। आपके लिखने से क्या होगा, जो मैथ्स की लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा आपको। कई बार बच्चे जैसे 4 ऐसे बनाने की आदत होती है, वो जल्दबाजी में 4 ऐसे लिख जाता है। अब ये 9 बन गया, 4 नहीं है, ये 9 बन चुका है। आप लिखना चाह रहे हो 4 बना रहे हो, इस स्टाइल से लिखने की क्या जरूरत है भैया, क्यों लिखते हो स्टाइल से। अरे सीधा सीधा 4 है, 0 को सीधा सीधा जब बनाए तो दोनों सिरे मिला दो,
ये नहीं कि इतना छोड़ दो, तो ये गलत हो चुका आपका। और जब 4 को ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप 4 को सिंपल बनाओ ना, ऐसे गलती होने के चांस ही नहीं है। इसके अलावा एक दो मिस्टेक और करते हैं। देखिए, अब कई बार बच्चे बड़ी स्टाइल से लिखने के चक्कर में 1 को ऐसे लिख देंगे, भाई सर ये 1, अरे 1 कहाँ, ये तो 7 दिख रहा है। मैं तो ऐसे लिखता हूँ। मैथ्स की लैंग्वेज हम और आप नहीं बना रहे हैं, जैसी है वैसी रहेगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो जो है ऐसे ऐसे 1 नहीं बनाइए, 1 सिंपल बना दीजिए, तब भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे और नंबर कटेंगे भी नहीं। इसके अलावा चिन्ह की बात करें तो प्लस माइनस इंटू और ये जो डिवीजन वाला साइन है, ये आप थोड़े अपने प्रश्न में जो है बड़े लिखे। होता क्या है, ऐसे लिख दिया भाई 6, अब ये समझ में ही नहीं आता कई बार ये प्लस है माइनस है, तो और ऐसे करके बच्चे क्या है छोटे छोटे साइन बनाते हैं। और जब खुद जैसे छोटा सा साइन बना दिया 8 और प्लस जो भी है, अब प्लस में पूरा पेन चला नहीं चला, ऐसे करके छोटा सा बना दिया और बाद में खुद ही कंफ्यूज होते रहते हैं गंदे संदे राइटिंग में। तो ये जो चिन्ह है ना प्लस माइनस वाले, ये आप क्लियर बड़े बड़े बनाएं और थोड़ा गैप दें, इसके आसपास कोई शब्द नहीं हो, जो भी है गैप हो। ऐसे जैसे माइनस है तो थोड़ा बड़ा बनाएं, इसी प्रकार जो कोई भी नंबर आ गया उसके बाद में इंटू लगाना है तो वो भी बड़ा सा लगाए। कहने का मतलब चिन्ह आपको क्लियर दिखे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होंगी। पिद्दी पिद्दी से साइन चिन्ह लगा देते हो, बाद में खुद कुछ भी समझ के कैलकुलेट कराते हो और वहां गलती हो जाती है, गए आपके नंबर। इसके अलावा लार्ज नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप हल करें। होता क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन है भाई, जैसे 100 डिवाइडेड बाय 70 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसी को भाई इसी लाइन में करना शुरू कर देंगे, यहाँ तक इसको आगे बढ़ाते जाएंगे आगे बढ़ाते जाएंगे। अरे भैया, इसको पूरा एक ही लाइन में सारा आंसर नहीं निकालो, इसको अगले स्टेप पे सोल्व करो। ये नहीं कि भाई तुम सारा इसी लाइन के आगे लिखते जा रहे हो, अगले स्टेप में सोल्व करने पे बात बनेगी। ये नहीं कि सारा का सारा आप एक ही लाइन में पूरा करने की कोशिश करते हो, तो इससे भी जो है आपके कैलकुलेशन मिस्टेक के गलती होने के चांस रहते हैं। बात करते हैं यूनिट्स और जीरो को ध्यान से लिखें। देखिए, आपने बैलगाड़ी देखी होगी, बैलगाड़ी में क्या होता है, 2 बैल झुकते हैं, एक इस साइड एक साइड। ऐसी कोई बैलगाड़ी नहीं देखी होगी कि एक तो बैल लग रहा हो और बैल के साथ गधा हो या बैल के साथ कोई बकरा हो, नहीं होता ना। तो ऐसे ही जब किसी क्वेश्चन में 2 प्रकार की यूनिट हो, जैसे मीटर हो और सेंटीमीटर हो, तो आपको सबसे फर्स्ट में उसको मीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो दोनों यूनिट को, या जितने भी यूनिट दी गई है। सेंटीमीटर है तो या तो फिर सबको सेंटीमीटर और मीटर है या तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो या सबको मीटर में बदल लो। अगर आपने दोनों डिफरेंट यूनिट को देन एज इट इज यूज कर लिया जैसा प्रश्न में दिया है, तो निश्चित भाई वो सवाल आपका गलत हो चुका है। यूनिट्स का आप जरूर ध्यान रखें, यूनिट्स पूरी की पूरी सेम होनी चाहिए। अब जीरोज में क्या गलती करते हैं, जीरो वाले प्रश्न में ऐसे गलती करते हैं भाई, जैसे कोई मल्टीप्लाई आया 5000 इंटू 20, बच्चे गिन लेते हैं, अच्छा सर 4 जीरो, ये आ गया 4 जीरो, अच्छा और ये 5 टू 10, ये यहाँ तक तो सही है, ठीक है भाई। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 4 जीरो लगाने हैं, 5 टू 10 हो गए 1 2 3 4 जीरो आ गए और ये 10 आ गया, तो ये गलत हो चुका है। तो करना क्या है, पहले जीरो एक्स्ट्रा काउंट करके जीरो का एज 4 जीरो है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जो भी आए वो करना है। ये नहीं कि 4 जीरो, तो सर 4 जीरो लगा तो दिए मैंने, लेकिन 5 टू 10 का जीरो नहीं लगाया, ये गलत हो चुका है। तो ऐसी गलतियों को आप अवॉइड करें, इनको ध्यान से करें, ये मिस्टेक्स भी काफ़ी होती है। इसके अलावा फाइनल आंसर को 2 बार वेरीफाई करें। रिवर्स चेक करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने 2 नंबरों को डिवाइड किया है आपस में और आंसर निकाला है, तो कोशिश कीजिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सेम नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। सेम वे प्लस या माइनस में हम रिवर्स चेक भी हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, जहां दिमाग अटक जाए वहां दोबारा देखें। कई बार हम क्वेश्चन करते करते अटक जाते हैं, रुक जाते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें। जहां आपने जल्दबाजी करी वहीं पे गलती हो गई समझ लीजिए। तो समय के दबाव में या किसी भी प्रकार के दबाव में आप जल्दबाजी नहीं करें, जो भी क्वेश्चन करें, जो भी स्टेप करें, सोच समझ कर ही करें, भले ही उसमें टाइम लग जाए। तो जहां दिमाग अटक जाए जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी का मतलब नंबर कटाना होगा, गलत करना होगा। हर एग्जाम में 4-5 मिनट, अगला पॉइंट है हमारा, हर एग्जाम में 4-5 मिनट सिर्फ चेकिंग के लिए रखें। लास्ट में चाहे कितना ही कम समय पड़ रहा हो आपके पास, लेकिन लास्ट का जो 4-5 मिनट है ना, सिर्फ ये देखें कि कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं, कौन से हो गए हैं, और जो हो गए हैं उनको आप टिक लगाते जाइए जल्दी जल्दी। जो छूट गए हैं
और 4-5 मिनट में भी अगर आप क्वेश्चन नंबर डाल के कुछ न कुछ उससे कंसर्न जो पहले आता है, अगर आता हुआ भी छूट गया तो पहले तो उसको पूरा कीजिए, नहीं आता तब भी कुछ न कुछ उसमें जरूर लिखें, तो लास्ट मोमेंट में आप चेक जरूर करें। अगला है, अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेंसी बढ़ानी है मैथ्स में, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम बताने जा रहा हूं। टेबल्स 20 तक टेबल लिख लो, और स्क्वायर्स 20 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी लिख लो, क्यूब और क्यूब रूट भी 20 तक लिख लो। इनको डेली ऐसे पाठ करो जैसे कि हम किसी का भी पाठ करते हैं जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं उसका पाठ करते हैं, या जैसे आप प्रेयर में भी जाते हो, डेली प्रेयर बोलते हो, कितनी ही नई प्रेयर आ जाए लेकिन धीरे धीरे आपको याद हो ही जाती है। ऐसे ही अपनी कैलकुलेशन को पंख लगाने के लिए, स्पीड से करने के लिए, एक्यूरेंसी के लिए, इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं लगने। पहले आप एक एक कर लीजिए, सारे एक साथ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पहले आप टेबल 20 तक लिख लीजिए, रोज डेली याद कीजिए। आप देखेंगे कुछ दिन में वो याद हो गई है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स 20 तक लिख लीजिए और उनको रोज पाठ की तरह कीजिए। इसके बाद क्यूब और क्यूब रूट्स भी 20 तक कीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। और हाँ, एक बात और, अगर आपको लगता है कि मुझे आगे कोई बहुत अच्छा कंपटीशन एग्जाम देना है और मैथ्स मेरी सुधरनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि 20 की बजाय जो आप है ना 20 तक की बजाय 30 तक ये काम कीजिए। 30 तक टेबल भी देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी याद कर लीजिए, क्यूब और क्यूब रूट्स भी याद कर लीजिए। आगे मैथ्स के जो भी पेपर होगा कंपटीशन में आप कहीं मार्क नहीं खाएंगे, स्पीड आपकी बढ़ेगी, टाइम बचेगा। लेकिन फिलहाल आपको 10th तक के लिए मैं कहूँगा कि 20 तक तो ये काम जरूर कर लें। कौन सा? टेबल लिखने वाला 20 तक टेबल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट वाला लिख के इनको डेली पार्ट की तरह याद करें। इसके बाद में लास्ट है हमारे पास 10वां पॉइंट है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ये बहुत वाइड है, कैलकुलेशन में क्या क्या गलतियां करते हो। कई बार ये होता है कि भाई √5 इंटू √5 इसको भी आप ढंग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, √3 इंटू √5 आ गया, या इसी प्रकार का कोई स्क्वायर मैटर आ गया, तो आपको जो है इनमें बड़ी दिक्कत आती है। ये हिसाब से ऐसी प्रकार के और भी बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, तो इनको मैं अगले वीडियो में लूंगा। और जब तक के लिए आप इनको अच्छी तरह देखिए, समझिए और इन गलतियों को रिमूव कीजिए। इसके लिए मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स के लिए क्या क्या गलतियां करते हो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। तो इसके लिए आप हमारा चैनल जो है KSJK रामपी अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको कैलकुलेशन मिस्टेक सुधारनी है। तो देखते रहिए। जय हिंद।